हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 11 फरवरी 2026 वेडनेसडे यानी बुधवार के दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज हम लोग बेसिकली एक आर्टिकल जो आज के इंडियन एक्सप्रेस में है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे, और एक दो आर्टिकल जो हैं वो पिछले एक दो दिनों के भी हैं वो भी हमें देखने हैं, है ना। तो हम लोग सबसे पहला आर्टिकल यहाँ पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है, दैट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट स्पीकर। ठीक है, लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो यहाँ पर लाया जा रहा है। और अब इसके आगे इसमें क्या चीज़ें होंगी, क्या प्रोविजन रहेंगे, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अपोजिशन ने यानी कि विपक्ष ने ट्यूसडे यानी कि कल के दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो अगेंस्ट द लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, ठीक है, ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव जो है वो यहाँ पर लाए हैं। अब लोकसभा के सोर्सेज का ये कहना है कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है अब इसको एग्जामिन किया जाएगा और रूल्स के हिसाब से ही आगे जो है वो इसकी प्रोसेसिंग भी होगी। ठीक है, कांग्रेस और बाकी जो विपक्षी पार्टी हैं उन्होंने ओम बिरला के ऊपर इस बात को लेकर अटैक किया है कि वो विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जो है वो बेसिकली एक हमारे इंडियन आर्मी के चीफ रहे हैं, फॉर्मर चीफ, जिनका नाम है जनरल एम नरवणे। ठीक है, मनोज मुकुंद नरवणे, उनकी एक पुरानी किताब हुआ करती थी जो पब्लिश नहीं हो पाई थी। ठीक है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी, है ना। और उसमें से कुछ पार्ट इन्होंने जो है राहुल गांधी ने सदन में कुछ उसका पार्ट जो है वो पढ़ा। ठीक है, तो ये जो स्पीकर है ओम बिरला, ये राहुल गांधी को रोकते रहे कि ये जो बुक है वो पब्लिश नहीं हुई है, तो आप इसके कुछ भी मतलब पेजेस या कुछ भी उसमें से जो दिया गया है वो आप नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो एक तो इस चीज़ के को लेकर जो है वो विपक्ष इनके ऊपर हमलावर हुआ। और दूसरी चीज़, ओम बिरला ने ये क्लेम किया, भी कुछ दिनों पहले आपको पता होगा कि जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था, ठीक है, जो मोशन ऑफ थैंक्स होता है उसमें मोशन ऑफ थैंक्स में जो लीडर ऑफ द हाउस है यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो बेसिकली एज अ मतलब बीइंग द लीडर ऑफ द हाउस जो है वो सदन को एड्रेस करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो प्रेसिडेंट का एड्रेस या जिसको मोशन ऑफ थैंक्स कहा जाता है उसको इस बार लोकसभा में, और ये आई थिंक 24 या 22 साल के बाद हुआ है कि जब लोकसभा में जो मोशन ऑफ थैंक्स है वो प्राइम मिनिस्टर के एड्रेस के बिना ही पास हो गया है। ठीक है, हालांकि राज्यसभा में जो है ना प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया था, बट लोकसभा में विदाउट प्राइम मिनिस्टर्स एड्रेस ही ये पास हुआ है। और इससे पहले इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2004 में या 2002 में एक बार ऐसा इंस्टेंस और हुआ है जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो उस समय भी एक बार किसी कारणों की वजह से वो सदन को संबोधित नहीं कर पाए थे और उनके भाषण के बिना ही जो है वो धन्यवाद प्रस्ताव या मोशन ऑफ थैंक्स जो है वो पास हो गया था। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब प्रधानमंत्री जो है वो सदन में नहीं आए, उसके पीछे जो स्पीकर ओम बिरला है उनका ये कहना था कि प्रधानमंत्री के ऊपर जो है वो उम्मीद जताई जा रही थी, मतलब ऐसी आशंकाएं थी कि प्रधानमंत्री के ऊपर सदन के अंदर जो है वो अटैक हो सकता है, हमला हो सकता है, जो विपक्षी सांसद हैं वो प्रधानमंत्री के ऊपर हमला कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि आप सदन में जो है वो ना आए। तो इन दो बातों को लेकर जो है वो विपक्ष लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहा है और इसी वजह से इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लेके आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्या लोकसभा के पद को, लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनको अपने पद से, उनके पोस्ट से हटाया जा सकता है। ठीक है, अब इसका सीधा सीधा जवाब है यस, हटाया जा सकता है। और ये प्रोसेस जो है वो राज्यसभा में या जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती है। वहाँ पर एप्लीकेबल क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसके पीछे सिंपल रीज़न है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा या डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो है वो लोकसभा के सांसद या लोकसभा के आप कह सकते हैं मेंबर भी होते हैं। लेकिन राज्यसभा के जो चेयरमैन है, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो, और उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के, है ना, हाउस के मेंबर नहीं होते। तो इसलिए उनका रिमूवल इस तरीके से नहीं किया जा सकता है। क्लियर है बात? अब यहाँ पर ये लिखा है कि जो कंडक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव बिजनेस इन द हाउस है, ठीक है, उसको लेकर जो प्रोसीजर्स हैं और जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें ये मेंशन किया है कि द स्पीकर और द डिप्टी स्पीकर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द हाउस बाय द रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा पास्ड बाय अ मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस यानी कि जितने भी सदन में आप कह सकते हैं कि मतलब इसको एक तरीके से इफेक्टिव मेजोरिटी कहा जाता है ना। मतलब जितनी सदन की स्ट्रेंथ है उसमें से वैकेंसी जो भी है अगर आप उसको हटा लें,
ठीक है, मतलब अगर मैं कहूँ टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी, ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ में से आप वैकेंसी को हटा लें और उसका जो वो बनेगा मेजोरिटी, मतलब उसका 50% प्लस वन, दैट इज दी ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस। इसको हम लोग इफेक्टिव मेजोरिटी भी बोलते हैं, ठीक है ना, इफेक्टिव मेजोरिटी भी बोलते हैं, समझ गए बात, है ना। तो उससे पास होना चाहिए ये रेजोल्यूशन, ठीक है। और ये जो दिस इज प्रोसीजर इज पॉसिबल अंडर आर्टिकल 94C ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 94 उसका जो सेक्शन सी है उसमें ये बात लिखी गई है ना। आर्टिकल 94 क्या कहता है, प्रोवाइड्स फॉर द वैकेशन रेजिग्नेशन, वैकेशन मतलब कि सीट खाली होना, वैकेंट होना, रेजिग्नेशन मतलब इस्तीफा देना, और रिमूवल, ठीक है, रिमूवल ऑफ दोज ऑक्यूपाइंग द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। तो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के पद का अगर वो पद खाली होता है या तो मतलब वैकेंट होता है किसी कारण की वजह से, या रेजिग्नेशन होता है, वो इस्तीफा देते हैं या उनको हटाया जाता है, तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा आर्टिकल 94 में मेंशन की गई हैं, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और हालांकि इस चीज़ को लेकर जो रूल्स हैं, जो नियम है, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, काफ़ी कड़े हैं। अब देखिए यहाँ पर कंडीशंस मेंशन की गई है कि व्हाट आर द वेरियस कंडीशंस अंडर विच आ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ऑफिसेज, ठीक है, कि क्या ऐसी नियम है या क्या ऐसे आप कहेंगे कि शर्तें हैं जिसके तहत स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को उनके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 94 में ये चीज़ मेंशन की गई है, ध्यान रखेंगे। इसमें लिखा गया है कि हाउस का कोई भी मेंबर, ठीक है, एनी मेंबर ऑफ द हाउस, हाउस मतलब यहाँ पर बात हो रही है लोकसभा की, है ना, एनी मेंबर ऑफ द हाउस जो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का पद होल्ड करता है, ठीक है, उसको अपना हाउस जो है वो छोड़ना पड़ेगा इफ़ एज पर आर्टिकल 94A में ये मेंशन किया गया है कि दे सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा, क्योंकि ये बात आपको पता है, हमने कई बार मेंशन भी की है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में सॉरी, लोकसभा और राज्यसभा नाम का कोई शब्द नहीं है, ठीक है। वहां पर लोकसभा को मेंशन किया गया है हाउस ऑफ द पीपल और राज्यसभा को मेंशन किया गया है काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर यह लिखा गया है कि कोई भी मेंबर जो लोकसभा का स्पीकर या डिप्टी स्पीकर है, ठीक है, अगर वो सदन का सदस्य नहीं रहता है तो उसको अपना जो पद है वो छोड़ना पड़ेगा, पहला कंडीशन ये है, ठीक है। मतलब अगर आपको स्पीकर या स्पीकर या डिप्टी स्पीकर बने रहना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको सदन का मेंबर होना जरूरी है। अगर आप सदन के मेंबर नहीं हैं, ठीक है, या किसी कारणवश आप सदन के मेंबर नहीं रहते हैं, तो आपको ये पद जो है, ये ऑफिस जो है वो भी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद 94B में ये मेंशन किया गया है कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जो है वो कभी भी बाय राइटिंग अंडर देयर हिज हैंड एड्रेस रेजिग्नेशन ऑफिस, ठीक है, मतलब अपने पद से वो इस्तीफा भी दे सकते हैं। अब मेरा यहाँ पर आपसे सवाल है, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब मैं आपसे ज़रूर चाहूँगा कि स्पीकर जो है और डिप्टी स्पीकर ये किसको अपना इस्तीफा देते हैं, ठीक है, टू होम दे एड्रेस देयर रेजिग्नेशन, ठीक है, ये मुझे आप बताइएगा। 94B में मेंशन किया गया हालांकि ये बात। 94C ये कहता है कि मे बी रिमूव्ड बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल पास बाय अ मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस, ठीक है। तो 94A में बात की गई है कि आपको सदन का सदस्य होना जरूरी है, अगर नहीं है तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा। 94B में ये कहा गया है कि आप अपनी इच्छा से रिजाइन कर सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं। किसको इस्तीफा दे सकते हैं वो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। 94C में ये कहा गया है कि आप जो है वो मतलब इनको रिमूव भी किया जा सकता है, पद से हटाया भी जा सकता है, और उसके लिए कंडीशन यही है कि मेजोरिटी ऑफ दी ऑल द मेंबर्स, ठीक है, ऑल द मेंबर्स मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी का 50% प्लस वन, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि व्हाट इज द प्रोसीजर। ये तो कंडीशंस हो गई कि किन कंडीशंस में हटाया जा सकता है या पद जो है वो खाली हो सकता है। अब इसका क्या प्रोसीजर है, ठीक है, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा को पद से हटाने का प्रोसीजर क्या है। तो यहाँ पर यह लिखा गया है कि अ मेंबर विशिंग टू गिव नोटिस ऑफ अ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैज़ टू डू इट इन राइटिंग टू द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा। यानी कि कोई भी सदस्य, मतलब लोकसभा का कोई भी सदस्य, कोई भी सांसद जो इस तरीके का रेजोल्यूशन या प्रस्ताव लाना चाहता है तो उसका नोटिस जो है वो उनको देना पड़ता है, किसको, जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं, ठीक है, जिसको महासचिव कहा जाता है। महासचिव, लोकसभा के जो महासचिव हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, उनको ये राइटिंग में नोटिस देना होता है, ठीक है। अब दिस नोटिस मे बी गिवन बाय 2 और मोर मेंबर्स जॉइंटली, ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही मेंबर दे, 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स भी एक साथ उस नोटिस को दे सकते हैं। लेकिन बट नो रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ सच ऑफिशियल्स
moved under clause C can be moved unless at least 14 days notice has been given of the intention to move the resolution। ठीक है, पहले 14 डेज का इसमें जो है वो नोटिस देना होता है और उसके बाद ही ये मोशन जो है वो मूव कराया जाता है। ठीक है, अब ये जो नोटिस जब रिसीव होता है, नोटिस रिसीव किसके पास होगा? सेक्रेटरी जनरल के पास। ठीक है, तो उसके लिए द मोशन फॉर लीव टू गिव द रिजोल्यूशन इज एंटर्ड इन द लिस्ट ऑफ बिजनेस इन द नेम ऑफ द मेंबर्स कंसर्न्ड ऑन अ डे फिक्स्ड बाय द स्पीकर। ठीक है, कि अब किस दिन ये मोशन जो है वो लाया जाएगा, उसके लिए पहले मोशन फॉर लीव टू मूव द रिजोल्यूशन, पहले मतलब बेसिकली सदन की आपको एक लीव लेनी पड़ती है कि मैं इस तरीके का मोशन जो है वो पास करना चाहता हूं, तो वो उस दिन के मतलब जिस भी दिन डिसाइड किया जाएगा उस दिन के वो लिस्ट ऑफ बिजनेस में मेंशन किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या अभी तक नो कॉन्फिडेंस का जो मोशन है वो किसी भी लोकसभा स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ इन द पास्ट लाया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि हाँ 3 बार लाया गया है अभी तक, 1954 1954 में, 1966 1966 और 1987 1987 में। ठीक है, हालांकि इस तरीके के मोशन को जो है वो बैक किया जाता है, मतलब इसको सपोर्ट किया जाता है बाय एटलीस्ट 2 मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल और द लोकसभा एंड 50 मेंबर्स हैव टू स्टैंड अप इन इट्स फेवर, दैट इज द कोरम ऑफ द हाउस हैज टू बी फुलफिल्ड फॉर द प्रोसीजर टू टेक प्लेस। ठीक है, यानी कि कम से कम 2 मेंबर्स का इसको सपोर्ट होना चाहिए और लोकसभा के 50 मेंबर जो हैं वो इसके फेवर में होने चाहिए, है ना, मतलब हाउस की जो कोरम है, ठीक है, 1/10 जो स्ट्रेंथ हम कहते हैं वो जो है फुलफिल यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, 1954 में अगर मैं बात करूँ तो 1954 में जो लोकसभा के पहले स्पीकर थे उनके खिलाफ ही नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, जिनका नाम था जीवी मावलंकर। ठीक है, इनका जिक्र आपने जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था वहाँ पर भी पढ़ा होगा कि फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन थे? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, इनके खिलाफ जो है वो ये लाया गया था, फर्स्ट प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे जिनको नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस करना पड़ा था। और इसके बाद 2 इंसिडेंसेस और हुए हैं, एक है नवंबर 1966 में, नवंबर 1966 में एक स्पीकर थे लोकसभा के, दैट इज हुकम सिंह, उनके खिलाफ, और अप्रैल 1987 में आया था बलराम जाखड़ के खिलाफ। ठीक है, हालांकि इनमें से किसी का भी पद जो है वो नहीं गया था क्योंकि ये मोशन जो है वो पास नहीं हो पाया था। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी तक 3 बार लाया जा चुका है और अभी यहाँ पर ये चौथा इंसिडेंस जो है वो ऐसा देखने को मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि इज देयर एनी गाइडलाइंस अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस नीड्स टू अडेयर टू, यानी कि क्या कोई ऐसी गाइडलाइंस हैं जो फॉलो करनी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि रूल 200A, ठीक है, जो वो कंडक्ट ऑफ बिजनेस वाली रूल बुक है, मतलब लोकसभा की जिसको आप रूल बुक कहते हैं, उसके रूल 200A में ये मेंशन किया गया है कि सच अ रिजोल्यूशन नीड्स टू बी स्पेसिफिक विद रिस्पेक्ट टू चार्जेस। ठीक है, कि मतलब आप क्या चार्जेस लगा रहे हैं लोकसभा के स्पीकर को लेकर या डिप्टी स्पीकर को लेकर, उसके बारे में स्पेसिफिक जो है वो मेंशन होना चाहिए। बी क्लियरली एंड प्रिसाइसली एक्सप्रेस्ड। ठीक है, बहुत क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइसली उसमें चीज़ें एक्सप्रेस की होनी चाहिए। शेल नॉट कंटेन आर्ग्यूमेंट्स, इन्फरेंसेज, आयरॉनिकल एक्सप्रेशंस, इम्प्यूटेशंस और डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स, ये सारी चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए उस मोशन में। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि ऐसी चीज़ जो मोशन को अडेयर करनी होगी कि नो स्पीच बाय द मेंबर्स हु सबमिटेड इट आफ्टर इट इज एडमिटेड फॉर डिस्कशन। ठीक है, कि जब कोई मोशन, मतलब ये मोशन जो है वो सबमिट किया गया है उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जो है वो कोई भी स्पीच उसमें इंक्लूड नहीं हो सकती है ना। तो ये कुछ बेसिक कंडीशंस हैं जो उसको फॉलो करनी होती है। अब इसके बाद व्हाट हैपेंस इन केस सच अ मोशन इन सच अ मोशन इज एडमिटेड, अगर ये मोशन जो है एडमिट होता है तो उसके बाद क्या होता है? ठीक है, अगर मोशन को एडमिट कर लिया जाता है तो मेंबर्स हु आर इन फेवर ऑफ इट आर रिक्वायर्ड टू राइज इन देयर प्लेसेस, तो जो भी मेंबर जो है वो उसके फेवर में है, उस मोशन के फेवर में है, उनको अपनी जगह पर खड़ा होना होता है। और अगर नॉट लेस देन 50 मेंबर्स राइज, नॉट लेस देन 50 मेंबर्स मतलब कि अगर कम से कम 50 मेंबर्स जो हैं वो खड़े होते हैं तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर या जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनको ये डिक्लेयर करना होता है कि दैट द लीव हैज़ बीन ग्रांटेड। ठीक है, कि लीव जो है वो ग्रांट कर दी गई है एंड द रिजोल्यूशन विल बी टेकन अप ऑन अ पर्टिकुलर डे। ठीक है, और रिजोल्यूशन जो है फिर इस दिन लिया जाएगा, मतलब किस पर्टिकुलर डे पे होगा, और वो दिन जो है वो जब से ये लीव मिली है उसके 10 दिन के भीतर ही वो दिन डिसाइड किया जाता है। ठीक है, और उस अपॉइंटेड डे पे जिस दिन वो शेड्यूल हुआ है मोशन लेने के लिए, वहाँ पे रेजोल्यूशन शैल बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ बिजनेस, उस दिन के लिस्ट ऑफ बिजनेस में वो शामिल होगा, फॉलोड बाय द डिस्कशन, उसके ऊपर डिस्कशन होगा। और जिन मेंबर्स ने उस मोशन को मूव कराया है, ठीक है, उनको अलाउ किया जाएगा कि वो बोलें। ठीक है, अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर उनको अलाउ करते हैं तो वो उनको बोलने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, बट व्हाट इफ लेस देन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स पार्टिसिपेट, अगर कम लोग जो हैं वो इसके फेवर में होते हैं तो क्या होगा?
ठीक है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज देन रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म द हाउस दैट द मेंबर हु सबमिटेड द मोशन हैज नॉट द लीव ऑफ द हाउस। कि मतलब अगर जैसे 50 लोग, मैंने बताया कि 50 लोग खड़े होने चाहिए, अगर 50 लोग खड़े नहीं होते हैं, इसके फेवर में नहीं होते हैं, तो फिर ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे हाउस के, उनके द्वारा ये डिक्लेयर किया जाएगा कि जो मेंबर हैं, ठीक है, जो इस जिन्होंने ये मोशन सबमिट किया है उनको हाउस की लीव नहीं मिली है, और इसीलिए जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के रिमूवल का रिजोल्यूशन है ना, वो आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो मतलब पहला प्रोसीजर यही है, या पहला स्टेप यही है कि जो मोशन एडमिट किया गया है उसमें हाउस की लीव मिलनी चाहिए, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हाउस में कम से कम 50 लोग जो हैं वो उसके फेवर में होने चाहिए। ठीक है। अब व्हाट डज द स्पीकर डू व्हाइल हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज बीइंग डिस्कस्ड। अब स्पीकर बेसिकली उस समय क्या करते हैं, क्योंकि हाउस को वो प्रिसाइड तो नहीं कर सकते, है ना, जब उनके रिमूवल का डिस्कशन चल रहा है, तो रूल्स के अनुसार जिस समय, देखो एक चीज़ ये होती है कि जब लोकसभा डिसॉल्व होती है ना, जब कोई लोकसभा भंग होती है, तो स्पीकर जो है वो अपना पद इमीडिएटली नहीं छोड़ते। ठीक है, मतलब जब दोबारा उसके बाद लोकसभा नहीं बनती है, तो उसके बाद जो पुराने स्पीकर हैं वो प्रिसाइड करते हैं शुरुआत में, है ना, उसके बाद फिर वो पहले प्रोटेम स्पीकर बनाए जाते हैं, उसके बाद फिर नए स्पीकर बनते हैं, है ना, वो पूरा प्रोसीजर चलता है। लेकिन जो पिछली लोकसभा है उसके भंग होते ही, उसके डिसॉल्व होते ही लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनका पद खाली नहीं होता। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब भी उनके रिमूवल को लेकर कोई भी रिजोल्यूशन जो है उस पर विचार किया जा रहा हो, तो उनके पास ये अधिकार होता है स्पीकर के पास कि वो सदन की कार्रवाई में हिस्सा भी ले सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पर बोल भी सकते हैं। लेकिन उनको वोट देने का अधिकार है ओनली इन द फर्स्ट इंस्टेंस। मतलब आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो उनकी प्रिसाइडिंग ऑफिसर वाली पावर है ना, वो खत्म हो जाती है। वो एज अ मेंबर जो है वो हाउस में की, मतलब जो हाउस की प्रोसीडिंग्स हैं, जो सदन की कार्रवाई है, उसमें भाग भी ले सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, सदन में एज अ मेंबर वोट भी दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर जैसे इक्वलिटी ऑफ वोट होता है ना, तो जहां पर मतलब टाई वाली सिचुएशन होती है ना, तो वहां पर ये वोट नहीं दे सकते अब, क्योंकि अब ये स्पीकर का पद नहीं संभाल रहे हैं उस समय। बेसिकली इनको अपने स्पीकर के पद से जो है वो टेम्परेली आप कह सकते हैं कि हटना होगा, है ना, जब तक ये पूरा का पूरा प्रोसीजर चलता है। अगर उसके बाद मान लीजिए ये रिमूव हो गए तो फिर तो बात खत्म हो गई, और अगर ये रिमूव नहीं हुए तो ये वापस से अपने पद पर जो है वो आ सकते हैं, फिर हाउस को प्रिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जब तक इनका जो ये रिमूवल का जो प्रोसीजर है ये चल रहा है, ये अंडर कंसिडरेशन है, तो ये हाउस को प्रिसाइड नहीं कर सकते, और एज अ मेंबर जो है वो हाउस के प्रोसीडिंग्स में, सदन की कार्रवाई में हिस्सा भी ले सकते हैं और बोल भी सकते हैं। ठीक है, और वोट भी दे सकते हैं एज अ मेंबर, बट नॉट इन द केस ऑफ एन इक्वलिटी ऑफ वोट्स। ठीक है, क्योंकि स्पीकर के पास ये पावर होती है ना कि अगर कभी सदन में वोटिंग में टाई हो जाए, तो वो फिर उस टाई को ब्रेक करने के लिए वोट दे सकते हैं, बट वो एज अ स्पीकर। लेकिन जब इनका ये रेजोल्यूशन के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, तब वो एज अ मेंबर वोट कर सकते हैं, बट नॉट एज एन स्पीकर। क्लियर है बात? चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें आगे क्या मतलब प्रोग्रेस होगी वो आने वाले दिनों में पता लगेगा। ठीक है, फिलहाल ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली जो है वो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो इसके बाद पिछले 2 दिन के हमारे पास 2-3 आर्टिकल्स और हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक आर्टिकल है कि वाई बोरोइंग्स हैव नाउ बिगन बाइटिंग गवर्नमेंट्स। ठीक है, मतलब कर्जा जो है वो बढ़ रहा है, और क्यों बढ़ रहा है उसके पीछे कारण बताया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, यानी कि केंद्र सरकार का भी, और राज्यों की सरकार का यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स का भी जो कर्जा है वो यहाँ पर बढ़ रहा है, और वो कर्जा महंगा होता जा रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों है देखो। तो यहाँ पर 3 फरवरी के दिन क्या हुआ है कि आंध्र प्रदेश और आसाम, मतलब इन दोनों की राज्य सरकारों ने 1100 करोड़ और 1000 करोड़ रिस्पेक्टिवली जो है वो बोरो किए हैं थ्रू ऑक्शन सेल्स ऑफ 15 ईयर्स स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं, है ना, जी सेक्स हम जिनको बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, 15 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का इन्होंने ऑक्शन सेल किया है, और वहाँ से 1100 करोड़ और 1000 करोड़ रुपए उधार लिए हैं। ठीक है, और उसमें जो इनके सिक्योरिटीज़ में जो यील्ड या जो इंटरेस्ट रेट है वो लगभग 7.66% का है। मतलब जितना आप उधार ले रहे हैं उसके ऊपर इतना जो है वो सरकारों को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट या ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, 1 साल पहले अगर हम बात करें, यानी कि 4 फरवरी 2025 को इन दोनों राज्यों ने 7.15 और 7.16%, मतलब इतने परसेंट के आसपास जो है वो इंटरेस्ट पे किया था। ठीक है, उस समय भी वही था, सिक्योरिटीज़ वही 15 साल की थी, और उस समय उन्होंने 2000 करोड़ और 900 करोड़ रुपए जो है वो उधार लिए थे। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 7.66% का इंटरेस्ट रेट लग रहा है, और पिछले साल ये इंटरेस्ट रेट इतना था, यानी कि आप समझ सकते हैं कि कर्जा लेना महंगा हो रहा है ना। अब यही सिचुएशन, ये तो 2 आपके बताए गए हैं आंध्र प्रदेश और आसाम की। अगर हम बात करें गुजरात की, ठीक है, तो गुजरात में क्या सिचुएशन है कि 27 जनवरी को
इन्होंने जो है वो 10 साल की सिक्योरिटी का सेल किया, है ना, और उसकी जो यील्ड है वो इतनी थी, ठीक है, 7.45%, मतलब इतना परसेंट ब्याज। ठीक है, एक साल पहले अगर हम बात करें 28 जनवरी 2025 को, तो स्टेट गवर्नमेंट ने 1,000 करोड़ रुपए जो है वो उधार लिए थे 7.02%। ठीक है, तो आप यही चीज़ को मैं जो आपको समझा रहा हूँ, आपको एग्जैक्टली वैल्यूज़ याद नहीं रखनी है, बस ये ध्यान रखिएगा कि जो सरकारें ब्याज ले रही हैं वो महंगा हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का अगर हम मतलब इसको एक पर्सपेक्टिव में डाल के समझें, है ना, मैंने क्या बताया आपको कि जो ब्याज दरें हैं, जो इंटरेस्ट रेट है जिस पर सरकारें पैसा उठा रही हैं, है ना, सरकारें पैसा बोरो कर रही हैं, वो महंगा हो रहा है, इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को ऐसे समझें कि जो आरबीआई ने 6 फरवरी 2025 से, यानी कि पिछले एक साल से अगर हम बात करें, तो उसने अपने जो बेंचमार्क पॉलिसी रेपो रेट है उसको कम कर दिया है। ठीक है, 1.25% उसमें गिरावट आई है। ठीक है, 6.5 से 5.25% हो गया है। लेकिन ये जो रिडक्शन हुआ है, ठीक है, ये किस रेट में हुआ है, जिस पे आरबीआई जो है वो कॉमर्शियल बैंक्स को 1 डे मैच्योरिटी का लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, हैजेंट लेड टू एनी लोवरिंग ऑफ बोरोइंग कॉस्ट फॉर स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आरबीआई ने जो रेपो रेट्स में गिरावट करी है, उसके बावजूद जो राज्य पैसा बोरो कर रहे हैं उसमें, उसकी जो मतलब पैसा जो बोरो कर रहे हैं उसमें उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, बोरोइंग सस्ती नहीं हो रही है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो ऑन द कॉन्ट्ररी स्टेट गवर्नमेंट्स आर टुडे पेइंग 0.4 टू 0.5 परसेंटेज पॉइंट्स मोर टू बोरो फॉर 10 टू 15 ईयर्स देन दे वर लास्ट ईयर एट दिस टाइम। ठीक है, मतलब जितना पैसा, जितने इंटरेस्ट रेट पर वो पैसा पिछले एक साल पहले बोरो कर रहे थे, उससे उनको अब 0.4 टू 0.5 परसेंटेज पॉइंट जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। ठीक है, जबकि रेपो रेट जो है वो कम हो रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ों को आप समझ रहे हैं। और उसके बाद ये भी लिखा गया है कि ये सिर्फ जो स्टोरी है, जो कहानी है, ये सिर्फ स्टेट्स के लिए नहीं है। ठीक है, पिछले एक साल में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार की सिक्योरिटीज़ की जो 10 साल की जो यील्ड है, 10 साल के सिक्योरिटीज़ की, वो भी बढ़ गई है। 6.66 से बढ़कर 6.73 हो गई है। ठीक है, और वही मैंने आपको बताया कि इस पीरियड में आरबीआई के जो लैंडिंग रेट्स हैं वो 1.25% कम हुए हैं, है ना, लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार का भी जो इंटरेस्ट, मतलब जितना वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं सिक्योरिटीज़ पर, वो बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल यही आता है कि आरबीआई के ये रेट कट होने के बावजूद गवर्नमेंट्स ज़्यादा पैसा क्यों पे कर रही हैं। तो इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण है स्ट्रक्चरल। ठीक है, मतलब एक तो जितना वो बोरोइंग कर रहे हैं वो ज़्यादा है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट जितना पैसा बोरो कर रहे हैं वो ज़्यादा है। यहाँ पर आपको एक चार्ट दिया गया है, उसमें इनके जो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ मतलब बेसिकली जो उन्होंने कर्जा वगैरह लिया हुआ है, जिसके ऊपर इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल अमाउंट एज अ परसेंटेज ऑफ इंडियाज ग्रॉस जीडीपी। ठीक है, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट मार्केट प्राइस, वो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि केंद्र सरकार का, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो दिस इज़ द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़, मतलब जो डेट है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। अगर हम सेंटर की बात करें ये वाली लाइन, और स्टेट्स की बात करें तो ये वाली लाइन, आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें बढ़ रही हैं। ठीक है ना, यहाँ पर बीच में ये काफ़ी पीक पर थी। ठीक है, ये आपका बेसिकली 2020-21 का समय है, क्योंकि कोविड के टाइम की बात हो रही है, उस समय ज़्यादा कर्जा लिया गया। लेकिन उसके बाद धीमे धीमे ये कम हो रहा है, लेकिन फिर भी ये पहले से ज़्यादा है अभी भी, है ना। यहाँ पर यही बताया गया है कि 2011-12 से लेकर 2018-19 के बीच में जो केंद्र सरकार की आउटस्टैंडिंग डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 51.7% से कम होकर 48.9% हुआ। और उसके बाद 19-20 में जो इकोनॉमिक स्लो डाउन था और उसके बाद कोविड-19 हुआ, तो एक्सपेशनरी फिजिकल रिस्पॉन्स, मतलब ज़्यादा पैसा जो है वो सरकारों की तरफ से खर्च किया गया, है ना, पेंडेमिक इंड्यूस डिस्ट्रप्शंस की वजह से। तो 20-21 में ये बढ़ के 60.7% तक पहुंच गया रेशो। ये वाला जो मतलब आपको ये टॉप पॉइंट बता रहा हूँ, इस वाले की बात हो रही है ना। और इसके बाद थोड़ा बहुत इसमें जो है वो गिरावट हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, 55.2% 25-26 में, और 54.7 जो कमिंग फिजिकल ईयर जो अभी खत्म होगा, मतलब अगले साल 2027 में, उसके लिए बताया गया है। लेकिन स्टेट्स की अगर हम बात करें तो स्टेट्स में भी क्या है, देखो 2011-12 में ये लगभग 22.8% था। 2020-21 में जब कोविड का साल था तब 31% पहुंच गया, और उसके बाद धीमे धीमे इसमें डिक्लाइन हुआ है, 29.2 के आसपास बना हुआ है 25-26 में। और जो डेट टू जीडीपी टारगेट्स है ना, सेंटर का डेट टू जीडीपी का टारगेट है 40% का, और स्टेट गवर्नमेंट्स का है 20% का, उससे ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो टारगेट्स हैं ये बेसिकली जो एफआरबीएम एक्ट है ना 2003 का,
उसके जो 2018 में अमेंडमेंट्स किए गए हैं उसमें ये टारगेट दिया गया है ना। तो राइजिंग डेट लेवल्स है फर्स्ट ऑफ ऑल रिजल्टेड इन बैलूनिंग इंटरेस्ट पेमेंट। अब ये डेट्स बढ़ रही है, जो कर्जा बढ़ रहा है, इससे क्या असर पड़ा है? एक तो जो इंटरेस्ट पेमेंट है, मतलब जो ब्याज में पैसा चुकाना पड़ रहा है सरकारों को, है ना, जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, एक तो वो बढ़ रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये लगभग टोटल रेवेन्यू रिसीट्स, मतलब जितना सरकार की टोटल आमदनी होती है उसका 38% के आसपास जो है वो सरकार को इंटरेस्ट के रूप में पे करना पड़ रहा है। ठीक है, मतलब ये सेंटर की बात बताई गई है। एंड बजटेड ₹6.5 लाख करोड़ और 12.2% इन द स्टेट्स। स्टेट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 12% के आसपास है, मतलब जितना उनका रेवेन्यू है उसका। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि जस्ट एज इंटरेस्ट पेमेंट्स आर कंज्यूमिंग लार्ज शेयर ऑफ देयर बजट्स एंड ईटिंग इनटू अदर एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट बोरोइंग टेंड टू क्राउड आउट प्राइवेट बोरोइंग्स देयर बाय ड्राइविंग अप रेट्स इन द मनी मार्केट। अब देखो होता हो क्या रहा है कि सरकारें जो हैं वो ज़्यादा पैसा बोरो कर रही हैं, है ना। तो ज़्यादा पैसा अगर वो बोरो कर रहे हैं तो मार्केट में पैसा कम हो रहा है, और उसकी वजह से क्या है कि प्राइवेट बोरोइंग्स क्राउड आउट हो रही है। क्राउड आउट मतलब ये है कि प्राइवेट को बोरो करने के लिए फिर मार्केट में पैसा कम है, और इसी वजह से जो इंटरेस्ट रेट्स हैं मनी मार्केट में, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2026-27 के लिए बताया गया है कि टारगेट है कि 19.7 लाख करोड़ जो है वो सरकार बोरो करेगी। ठीक है, 2000 अगर हम पिछले 2 सालों की बात करें तो पहले टारगेट 16.19 और 15.47 लाख करोड़ था। अब ये काफ़ी बढ़ के 19.70 लाख करोड़ हो गया है। ठीक है, अगर इसमें से हम पेमेंट्स मतलब रीपेमेंट्स को हटा भी दें तो नेट बोरोइंग की अगर हम बात करें तो ये 2025-26 और 24-25 में जहां 10.75 और 10.40 थी, वो बढ़ के अब इस बार 11.73 लाख हो जाएगी। ठीक है, नेट बोरोइंग मतलब जितना आपने बोरो किया है और जितना आपने रीपे किया है उसके हिसाब से। तो एक तो ये सिचुएशन हो गई। दूसरी बात, सेकंड रीज़न क्या है इसके पीछे? दूसरा रीज़न बताया गया है लिक्विडिटी का। ठीक है, मैंने आपको बताया कि एक्सेसिव गवर्नमेंट बोरोइंग्स, ठीक है, गवर्नमेंट जो बहुत ज़्यादा बोरो कर रही है उसकी वजह से क्राउडिंग आउट इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट मैंने बताया कि मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं बची है। ठीक है, ये चीज़ जो है, जो मैनी ईयर्स मतलब पिछले कई सालों में ये चीज़ें हो रही हैं कि व्हेन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एंड अटेंडेंट क्रेडिट डिमांड वाज लैकलस्टर। ठीक है, जब मतलब कह सकते हैं कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है और जो क्रेडिट की डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा थी। दूसरी बात यह है कि फॉरेन कैपिटल से काफ़ी पैसा हमारे देश में आ रहा था, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें नहीं होती थी। जैसे कि अगर हम बात करें 17-18 से लेकर 23-24 के बीच में, तो हर साल हमारे देश में लगभग $75 बिलियन पैसा जो है वो फॉरेन कैपिटल के रूप में आया है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि होता क्या है कि ज़्यादा अगर फॉरेन करेंसी हमारे देश में आ रही है तो आरबीआई जो है वो क्या करती है, मतलब जो पैसा जो डॉलर्स के रूप में आ रहा है उसको आरबीआई अपने पास रख लेती है, एक्सेस पैसे को मार्केट से, है ना, और अपने जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो विदेशी मुद्रा भंडार है, उसमें उसको इकट्ठा कर लेती है। एंड इट ऑल्सो एंडेड अप इंजेक्टिंग रूपी लिक्विडिटी इन टू द बैंकिंग सिस्टम, और फिर वो उसके बदले मार्केट में रुपया जो है वो, है ना, बैंकिंग सिस्टम में रुपया जो है वो और ज़्यादा मतलब क्या करती है, इंजेक्ट करती है। लेकिन 2024-25 से ये स्थिति जो है वो बदल गई है, क्योंकि नेट फॉरेन कैपिटल इन्फ्लोज जो है वो काफ़ी कम हो गए हैं। ठीक है, $18 बिलियन बताया गया है यहाँ पर, और अप्रैल टू सितंबर 2025 की बात करें तो सिर्फ $8.6 बिलियन, है ना। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर तो यहाँ से पैसा निकाल के ले गए हैं 18.9 बिलियंस 2025 में, और इस साल के अभी तक की अगर बात करें तो लगभग जो मतलब 40 दिन के आसपास का ये साल हुआ है, $3.1 बिलियन पैसा बाहर निकाल ले जा चुके हैं। ठीक है, तो अभी तक क्या था कि पहले तो क्या होता था, ज़्यादा पैसा आता था, ज़्यादा डॉलर आता था, है ना, तो आरबीआई जो है वो एक्स्ट्रा डॉलर को अपने फॉरेक्स रिजर्व में रख लेता था। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो मतलब पैसा नहीं आ रहा है और उसकी वजह से जो रुपया गिर रहा है ना, जो रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को क्या करना पड़ रहा है, मार्केट में डॉलर सप्लाई करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो वही बताया गया है कि मार्केट में डॉलर्स को जो सेल करना पड़ रहा है ना, तो एक तो वो हो रहा है, और उसकी वजह से जो रुपये की लिक्विडिटी है मार्केट में वो भी कम हो रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है कि जब प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट डिमांड में कुछ रिकवरी हो रही है, मतलब प्राइवेट सेक्टर की जो क्रेडिट डिमांड है वो बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट अगर नहीं भी बढ़ रही है तो, लेकिन ये लिक्विडिटी के टाइटनिंग या लिक्विडिटी के कमी की वजह से जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, एंड द मार्केट्स हैवेंट आल्सो टेकन काइंडली टू द गवर्नमेंट्स बोरोइंग प्रोग्राम, इट इज़ परसीव्ड एज टू लार्ज इन द प्रेजेंट सिनेरियो वेयर लिक्विडिटी इज इन प्लेंटिफुल। तो लिक्विडिटी ज़्यादा है नहीं और सरकार जो बोरो कर रही है उसकी वजह से भी असर पड़ रहा है। तो दिस अप्लाइज नॉट ओनली टू द डोमेस्टिक मार्केट, सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में नहीं, अगर हम 10 साल की जो गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड है ना, उसकी अगर हम बात करें
तो जापान और यूएस में ये यील्ड 4.25 और 2.25% है। ठीक है, तो देयर इज़ नो ग्लोबल चीप ग्लोबल मनी स्लॉसिंग अराउंड आइदर लाइक बिफोर, यानी कि दुनिया में अगर आप बाहर से भी पैसा उठाते हैं, डोमेस्टिक मार्केट के तो सिचुएशन मैंने आपको बताई दी है, अगर आप बाहर से ही पैसा उठाते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो पैसा देना पड़ेगा। नथिंग नॉट फॉर नथिंग लाइक द आरबीआईज रेपो रेट कट्स हैव हैड लिमिटेड ट्रांसमिशन टू यूज़ फाइनेंशियल जार्गन वाइल इट्स पॉलिसी लेंडिंग। मैंने आपको बताया कि आरबीआई ने जो है अपना 1.25 परसेंटेज पॉइंट्स पिछले साल के मुकाबले अपने रेट्स कम किए हैं, लेकिन कॉमर्शियल बैंक्स ने जो अपने रेट्स हैं वो सिर्फ 1.05 परसेंटेज पॉइंट जो है फ्रेश लोन्स के ऊपर, और जो टर्म डिपॉजिट्स हैं उनके ऊपर 0.095 परसेंटेज ही कम किए हैं। तो इससे क्या है कि तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सरकारों के लिए, चाहे वो सेंटर हो चाहे स्टेट्स हो, वो बढ़ गई है। ठीक है, और लिक्विडिटी टाइटनिंग, मतलब जो मार्केट में लिक्विडिटी कमी है वो एक रियल प्रॉब्लम बन सकती है इफ़ इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट्स रिवाइव। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट जो है वो बढ़ जाते हैं, स्पेशली विद फ्रुक्टिफाइंग ऑफ द बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। और हाँ, जो अमेरिका और भारत के बीच में ये द्विपक्षीय व्यापार समझौता या बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद से अगर इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट जो है वो बढ़ते हैं, मतलब लोग अगर प्राइवेट सेक्टर अगर ज़्यादा इन्वेस्ट करने के का विचार करता है, तो ये लिक्विडिटी प्रॉब्लम जो है ये और ज़्यादा सीवियर हो सकती है, मतलब ये एक बड़ी समस्या बन सकती है। तो इसमें फिर एक उम्मीद ये भी है कि अब जब ये मार्केट, मतलब ये जो डील हुई है अमेरिका और भारत के बीच में, तो इससे ये भी हो सकता है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो वापस इंडिया में आ जाएं। ठीक है, अगर उसका पैसा अगर इंडिया में मार्केट में आता है तो उससे ये फ़ायदा होगा, है ना। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो लिक्विडिटी का कंसर्न है, ठीक है, वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा। तो उससे जो ये इंटरेस्ट रेट्स वगैरह बढ़ रहे हैं ये थोड़ा सा कम हो सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी मतलब अच्छा आर्टिकल है, कंसेप्चुअल आर्टिकल है, और आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इकोनॉमी में इस तरीके के आर्टिकल जो है इनको आपको बड़े ध्यान से समझना और पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं ना उनसे क्वेश्चंस जो है वो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछता है। ठीक है, ये वैल्यूज़ के ऊपर मैं फिर से कहूँगा कि वैल्यूज़ जो दी गई हैं, डेटा जो दिया गया है, इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। फोकस किस चीज़ के ऊपर करना है, जो कंसेप्ट समझाया गया है उसके ऊपर। ठीक है, कि कोई कॉज है और उसका जो इफेक्ट है ना, कॉज एंड इफेक्ट टाइप के क्वेश्चन भी इकोनॉमी में बहुत पूछता है। ठीक है, कि क्या कारण है कि इंटरेस्ट रेट, मतलब ये जो बोरोइंग्स हैं वो महंगी हो रही हैं। ठीक है, उसके पीछे जो कारण बताए गए हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, लिक्विडिटी का असर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ये जो प्राइवेट की क्रेडिट डिमांड है उसके ऊपर क्या पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं कंसेप्ट में आएंगी और उसको आपको देखना होगा। क्लियर है बात? चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक दो आर्टिकल्स और हैं जो हमें देखने हैं। ठीक है, ये वाला आर्टिकल अगर हम बात करें तो इसको आप आई थिंक खुद भी वैसे पढ़ सकते हैं कि यूएस की जो ट्रेड डील है उससे इंडिया की जो फीड मार्केट है, ठीक है, वो कैसे बदल जाएगी। फीड मार्केट मतलब जो पशुओं को फीड दी जाती है, जो चारा वगैरह दिया जाता है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, ये आर्टिकल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई ऐसा बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा कंसेप्ट भी नहीं है, थोड़ा बहुत डेटा दिया गया है और थोड़ा बहुत कुछ और चीज़ें हैं वो आप देख लेना इसमें। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आर्टिकल नहीं है। इससे पहला वाला आर्टिकल थोड़ा कंसेप्चुअल था, वो मैंने आपको समझा दिया है। इस आर्टिकल को मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, वहाँ से पढ़ लेना। ये वाला आर्टिकल एक बात करते हैं, जो पीएम केयर्स फंड है उसको लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ की तरफ से कुछ डायरेक्टिव या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो यहाँ पर सवाल यह आता है कि किस तरीके के सवाल जो हैं वो लोकसभा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर पीएम ऑफिस यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने लोकसभा का जो सचिवालय है, लोकसभा के सेक्रेटेरिएट को रिसेंटली ये कहा है कि पीएम केयर्स फंड, पीएम नेशनल रिलीफ फंड और नेशनल डिफेंस फंड, ठीक है, इनको लेकर अगर कोई भी सवाल पूछा जाता है तो वो सवाल एडमिसिबल नहीं होंगे लोकसभा में। मतलब इसका सीधा सा मतलब ये है कि इन फंड्स को लेकर आप सरकार से कोई भी सवाल जो है वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप इन द सेंस मतलब जैसे संसद का मेन फंक्शन क्या है, ठीक है, या आप कहें कि अपोजिशन जो विपक्ष है उसका मेन रोल क्या है, कि सरकार से सवाल जवाब करना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फंड्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, पीएम केयर्स फंड है ना, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड और नेशनल डिफेंस फंड, उनसे आप जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, उनके बारे में आप सवाल जो है वो नहीं पूछ सकते, मतलब कोई नहीं पूछ सकता। ठीक है, अब यहाँ पर इसके पीछे जो तर्क है, ठीक है, जो तर्क दिया गया है वो ये है कि ये जो फंड्स हैं वो वॉलेंटरीली पब्लिक कंट्रीब्यूशन से बने हैं। ठीक है, मतलब इसमें एक तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई पैसा एलोकेट नहीं होता है, और ये लोगों के कंट्रीब्यूटरी फंड है, मतलब लोग अपनी इच्छा से इसमें पैसा जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, ये सरकार का तर्क है यहाँ पर।
तो इससे बेसिकली कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ है, ठीक है। तो दिस हैज़ लेड टू क्रिटिसिज्म विद सम एक्यूजिंग द गवर्नमेंट ऑफ ब्लॉकिंग ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। इसका बेसिकली क्रिटिसिज्म ये हुआ है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सरकार जो है वो इन फंड्स को लेकर सवाल नहीं करने दे रही है, तो इससे वो जो पारदर्शिता है या ट्रांसपेरेंसी है उसको ब्लॉक कर रही है, ठीक है। यहाँ पर ये कहा गया है कि इट इज़ डीपली कंसर्निंग, ये बहुत चिंताजनक है कि कैसे पीएम जो है वो मतलब पीएम प्रधानमंत्री कार्यालय जो है वो बिजनेस ऑफ द लोकसभा को डिक्टेट कर रहा है, ठीक है। जबकि जो बिजनेस ऑफ द लोकसभा है वो इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए ताकि सरकार को जो है वो अकाउंटेबल ठहराया जा सके लोगों के रिप्रेजेंटेटिव या लोगों के प्रतिनिधियों के द्वारा। लेकिन उसको कैसे यहाँ पर जो है वो सरकार डिक्टेट करने की कोशिश कर रही है, ये यहाँ पर इसका क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। अब इसके बाद अगला सवाल ये है कि कौन ये चीज़ डिसाइड करता है कि कौन से सवाल लोकसभा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो, सदन में जो सवाल हैं वो सरकार से इसलिए पूछे जाते हैं कि सरकार को जो पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स हैं, ठीक है, जो लोक हित के मामले हैं, उनमें सरकार को जिम्मेदार या अकाउंटेबल जो है वो ठहराया जा सके, ठीक है। जब जो क्राइटेरिया है फॉर एडमिसिबल क्वेश्चंस इज लेड डाउन इन बिजनेस इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, मतलब वही जो सिंपल लोकसभा की रूल बुक है उसमें कौन से क्वेश्चंस एडमिट किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे उसको लेकर रूल्स जो है वो दिए गए। पहले सबसे पहले क्या होता है कि जो सवाल पूछने हैं किसी भी किसी भी सांसद को जो सवाल अगर सरकार से पूछने हैं, सरकार से किसी भी मंत्री से, है ना, किसी मंत्रालय को लेकर किसी योजना को लेकर जो भी सवाल पूछने हैं, तो पहले वो सवाल जो है वो लोकसभा के सचिवालय या सेक्रेटेरिएट को भेजे जाते हैं, ठीक है, विच इज़ गाइडेड बाय द रूल बुक इन डिसाइडिंग एडमिसिबिलिटी। तो फिर जो ये लोकसभा का सेक्रेटेरिएट या सचिवालय है वो रूल बुक के अनुसार जो है वो डिसाइड करता है कि क्या इस सवाल को एडमिट करना है या नहीं करना है। और जो फाइनल डिसीजन है, जो अंतिम निर्णय है, वो किसके पास रहता है? स्पीकर के पास, ठीक है। इसमें रूल 41 जो है वो ये कहता है कि या क्वेश्चन में बी आस्क्ड फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन ऑन अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विद इन द स्पेशल कॉग्निजेंस ऑफ द मिनिस्टर टू होम इट इज एड्रेस्ड, ठीक है। कि मतलब कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मैटर है तो उसको लेकर सवाल पूछा जा सकता है और उसमें स्पेशल कॉग्निजेंस होगा उस मंत्री का जिससे वो सवाल पूछा जा रहा है। फिर उसके बाद उसमें 23 कंडीशंस और भी दी गई हैं कि जो क्वेश्चन में होनी चाहिए, इंक्लूडिंग दैट दे नॉट बी अबाउट ऑफिशियल सीक्रेट्स, किसी ऑफिशियल सीक्रेट के बारे में या कोई ऐसा मामला जो सबजुडिस है। सबजुडिस मतलब जिसका मामले का मतलब कोई सुनवाई वगैरह या उस मामले से रिलेटेड अगर कोई केस चल रहा है कोर्ट्स में तो उसके बारे में सवाल नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है। कई बार आपने जो है वो ये चीज़ देखी होगी कि सदन की अगर आपने कभी कार्रवाई देखी है ना, जो हाउस की प्रोसीडिंग्स होती है, तो उसमें आपने देखा होगा कि अगर कोई भी सांसद, ठीक है, पक्ष या विपक्ष का अगर कोई ऐसा मैटर मतलब वो अपने बयानों में इंक्लूड करते हैं जो मामला कोर्ट में होता है, ठीक है, तो उसमें फिर जो मतलब अपोजिट अगर विपक्ष का है तो उस पक्ष वाले या पक्ष का है तो विपक्ष वाले जो है वो सांसद ऑब्जेक्शन करते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर कहते हुए आपने सुना होगा। और उसमें वो कहते हैं कि ये मैटर जो है इसको यहाँ पर इसके बारे में चर्चा नहीं की जा सकती बिकॉज दिस मैटर इज अंडर सबजुडिस। सबजुडिस मतलब वो मामला कोर्ट में चल रहा है, तो उस तरीके के मैटर्स को आप डिस्कस नहीं कर सकते या उससे रिलेटेड कोई सवाल नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये सरकार ने फैसला दिया है, प्रधानमंत्री कार्यालय ने बेसिकली, इसने रूल 41(2)(8) और रूल 41(2)(17) का यहाँ पर मेंशन किया है। इसमें यह कहा है कि अ क्वेश्चन शेल नॉट रिलेट टू अ मैटर विच इज़ नॉट प्राइमरीली द कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि सवाल जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कंसर्न ना हो, ठीक है। एंड इट शेल नॉट रेज मैटर्स दैट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ बॉडीज और पर्सन्स नॉट प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। और ऐसा भी सवाल नहीं होना चाहिए किसी भी ऐसी बॉडी या पर्सन से संबंधित जो कि विच इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी बॉडी या जो भी पर्सन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है, तो उसका भी सवाल भी आप नहीं पूछ सकते, ऐसा यहाँ पर इन्होंने कहा है। और इन्हीं दो रूल्स का जिक्र करते हुए जो ऑर्डर्स दिए गए हैं वो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। अब ये 3 फंड जो है वो क्या है? देखो, पीएम केयर्स फंड एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसको कोविड-19 जैसे नेशनल इमरजेंसी के लिए फंड रेज करने के लिए बनाया गया है। इसके बाद जो ये पीएम प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड है, इसको 1948 में जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था, है ना। और ये इसलिए किया गया था पब्लिक कंट्रीब्यूशन टू असिस्ट डिस्प्लेस्ड पीपल फ्रॉम पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान से जो विस्थापित लोग थे उनके उनको सहायता देने के लिए ये फंड बनाया गया था। अब हालांकि अब वो इशू तो निपट चुका है, ठीक है। यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं, इट्स रिसोर्सेज आर नाउ utilized primarily to help out families of those killed in natural calamities
एंड टू द विक्टिम्स ऑफ मेजर एक्सीडेंट्स एंड राइट्स। क्योंकि अभी तो बेसिकली ये पाकिस्तान के विस्थापितों वाला तो काम अब है नहीं, तो अब क्या होता है बेसिकली जो नेचुरल कैलामिटीज़ में है, जो नेचुरल कैलामिटीज़ में जो लोग मारे जाते हैं, ठीक है, या जो मेजर एक्सीडेंट या दंगों वगैरह में जो वो होते हैं, पीड़ित होते हैं, उनको सहायता पहुंचाने के लिए, उनके परिवारों को सहायता पहुंचाने के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जाता है। और जो ये नेशनल डिफेंस फंड है, इसका इस्तेमाल बेसिकली किया जाता है जो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स हैं, उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, उनके वेलफेयर के लिए, ठीक है। और ये फंड जो है इज एडमिनिस्टर्ड बाय एन एग्जीक्यूटिव कमिटी, जिसमें प्रधानमंत्री जो है उसके अध्यक्ष होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं उस कमेटी के, ठीक है। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या ये बॉडीज़ आर नॉट द कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? क्या ये बॉडीज़ जो है, जो कहा गया है कि कोई भी ऐसी बॉडी को लेकर आप सवाल नहीं पूछ सकते विच आर नॉट कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो क्या ये बॉडीज़ कंसर्न ऑफ इंडिया नहीं है? तो इसको लेकर पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के चक्षु रॉय ने यहाँ पर ये कहा है कि द पॉइंट टू नोट इज दैट इट इज़ नॉट पार्लियामेंट्स जॉब टू डिसाइड वेदर और नॉट दीज कैन बी सीन एज गवर्नमेंट बॉडीज़, ठीक है। तो ये बेसिकली पार्लियामेंट का काम नहीं है ये डिसाइड करना कि क्या ये बॉडीज़ जो है वो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं या नहीं है, ये देखना, ठीक है। एग्जीक्यूटिव जो है वो स्टैंड ले सकता है और उसको फिर आप कोर्ट्स में चैलेंज कर सकते हैं, बट इंटरप्रेटिंग द नेचर ऑफ दीज बॉडीज टू डिसाइड वेदर दे फॉर्म पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और नॉट इज़ द रोल ऑफ द लेजिस्लेचर, ठीक है। वो लेजिस्लेचर का काम है डिसाइड करना, ठीक है, कि क्या ये बॉडी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है या नहीं है, ठीक है। वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है, मतलब लेजिस्लेचर की वो जिम्मेदारी नहीं है ये इंटरप्रेट करना, ठीक है। वो बेसिकली मतलब गवर्नमेंट बॉडी, मतलब सरकार कह दे कि ये गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है, या नहीं है, तो उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, बट लेजिस्लेचर का ये काम नहीं है कि वो ये इंटरप्रेट करे, है ना। अब क्या ये बॉडीज जो है वो आरटीआई एक्ट के अंतर्गत कवर्ड है? तो जो ये एनडीएफ है, नेशनल डिफेंस फंड जो है वो आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर में है। और केसेस अबाउट द स्टेटस ऑफ बोथ पीएम केयर, जो पीएम केयर फंड है, और जो प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड है, ठीक है, राष्ट्रीय राहत कोष जो है, इसको लेकर मतलब इसका क्या स्टेटस है, इसको लेकर मामला दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, दिस इज सब जुडिस मैटर। और पीएम केयर्स को लेकर जो अगली सुनवाई है वो 1 अप्रैल को होनी है, ठीक है। अब इसमें ये लिखा गया है कि अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन को ये माना जाए कि क्वेश्चन एडमिसिबल है, तो उसके बाद क्या होता है, ठीक है, कि मतलब ये माना जाए कि क्वेश्चन जो है वो एडमिट किया जा सकता है, तो उसके बाद क्या प्रोसीजर है? तो उसके बाद वो जिस भी मंत्रालय से जुड़ा हुआ सवाल है उनको भेजा जाता है, उनको 15 दिन का समय मिलता है जवाब देने के लिए। और अगर मिनिस्ट्री को ये लगता है कि कोई भी सवाल जिसको एडमिट किया गया है लेकिन वो एडमिसिबिलिटी के रूल को वायलेट करता है, ठीक है, या फिर वो कोई हाईली कॉन्फिडेंशियल मैटर से डील करता है जिसमें नेशनल सिक्योरिटी का कोई मामला हो सकता है, या उस सवाल का जवाब देने से भारत के किसी और देश के साथ संबंध जो है वो इफेक्ट हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं, तो वो पोलाइटली जो है इस मतलब इस तरफ ये चीज़ों का मेंशन कर सकते हैं सेक्रेटेरिएट को, और ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस सवाल को जो है वो डिसअलाउ किया जाए, ठीक है। ये बात बेसिकली लोकसभा के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल रहे हैं पीडीटी आचार्य, उनका कहना है, ठीक है। और लोकसभा सेक्रेटेरिएट पब्लिश डेटा अबाउट द क्वेश्चंस रिसीव्ड एंड आंसर, ठीक है। लोकसभा सेक्रेटेरिएट सचिवालय जो है वो जो भी सवाल उनके पास आते हैं जिनका जवाब दिया जाता है उसको लेकर सारा डेटा वो पब्लिश करते हैं। तो कहना गवर्नमेंट बॉडी प्रीएम्प्टिवली टेल द सेक्रेटेरिएट नॉट टू एडमिट क्वेश्चंस, तो क्या कोई सरकारी संस्था, ठीक है, जैसे पीएमओ है तो गवर्नमेंट बॉडी है, तो क्या कोई गवर्नमेंट बॉडी सेक्रेटेरिएट या सचिवालय को ये कह सकती है कि आपको सवाल एडमिट नहीं करने हैं? तो यहीं पर पीडीटी आचार्य का ये कहना है कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल है, ठीक है। एडमिसिबिलिटी को लेकर जो फैसला है वो स्पीकर का फैसला होता है ना। ऑल्सो डिसीजंस आर टेकन ऑन द मेरिट्स ऑफ द इंडिविजुअल क्वेश्चन, नॉट एंटायर सब्जेक्ट लाइक अ सर्टेन फंड, ठीक है। कभी कभार अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन एडमिसिबल नहीं भी है तो वो इंडिविजुअल क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड किया जाता है, उसकी मेरिट के हिसाब से कि वो सवाल लेने लायक है, पूछने लायक है या नहीं है, ठीक है। किसी सर्टेन फंड को आप पूरी तरीके से कोई पूरा का पूरा एंटायर सब्जेक्ट आपने पूरा का पूरा फंड ही बाहर कर दिया कि इस फंड से संबंधित आप कोई भी सवाल नहीं पूछ सकते, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें मतलब काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल है, ठीक है। चलिए, तो बात क्लियर है, समझ गए आप इस चीज़ को भी। तो चलिए, यही आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। मैं आपको ये जो ऊपर वाला आर्टिकल है ना, फीड वाला, ठीक है, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसको एक बार आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कर लें, है ना। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलते रहें। तो इसी तरीके के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे, है ना, कोशिश करेंगे कि डेली हम लोग सेशन लें, बट अगर कभी आर्टिकल्स कम होते हैं तो 2-3 दिन फिर हम कंबाइन करके मर्ज करके एक सेशन ले लेंगे, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उनको हम ज़रूर कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, अगले सेशन में फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।